स्टार्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं BHDAE 182 जो BSc BA और BCom जी के लिए है, जो इग्नू में पढ़ रहे हैं उसके लिए। उसकी हम करेंगे आज यूनिट नंबर 5, क्योंकि ये 5वीं क्लास है। इसमें है वर्णों का उच्चारण एवं स्थान है। इसके बारे में वर्णों का उच्चारण एवं स्थान, इसमें से 10 या 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसको काफ़ी अच्छे से याद करना। जो इसमें बताया जाएगा वो जो है प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसको वीडियो को स्किप मत करना, काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इसको पढ़ाने से पहले मैंने काफ़ी बार इसको पढ़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं उच्चारण स्थान से क्या मतलब है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है स्वर्ण और वो जो व्यंजन है वो कैसे अलग अलग करते हैं, उनके स्थान के आधार पर कैसे उनको अलग अलग किया जा सकता है। उच्चारण के स्थान, स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है और व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है उच्चारण के स्थान से। ठीक है। हिंदी की वर्ण व्यवस्था के बारे में बताना और उच्चारण के मूल अवयव कौन कौन से हैं वो बताना। तो मैं बहुत जल्दी में इसको कंप्लीट करूँगा। आप जो बाकी क्लासेस भी हैं MBA वगैरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, BA BSc, इन सब के जो है क्लासेस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं। आप उसकी बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल। तो उद्देश्य में जो सबसे पहले बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हमने वर्णों का परिचय करेंगे। पहले हम वर्णों के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण में कैसे भेद करेंगे, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, और उच्चारण का जो ज्ञान है वो हमें पता चलेगा। और स्थान के आधार पर कैसे उनको अलग अलग किया जा सकता है, स्वर्ण को अलग, व्यंजन को अलग, और वर्णों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है उनके स्थान के आधार पर। ठीक है। तो इसमें वर्णमाला के बारे में बताया गया है। वर्णमाला के अंदर जो है स्वर और व्यंजन होते हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और उनके स्थान पर हम कैसे उनका वर्गीकरण करेंगे। तो चलते हैं प्रस्तावना के अंदर। तो प्रस्तावना में सीधा सा ध्वनि जो है वो भाषा का मुख्य आधार है। हर एक जो बातचीत हम सुनते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग चीज़, अलग अलग प्रकार का ध्वनियों का। ठीक है। तो ध्वनि का जो महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें बताया है, ध्वनि भाषा का मूल आधार है। जो हम सुनते हैं ध्वनियाँ अलग अलग जो नहीं होती वो, जैसे हमने कलम बोला तो कलम सुनते हैं कै, फिर ए, फिर ले, फिर ए, फिर मैं, फिर ए, ऐसे करके अलग अलग नहीं सुनते ना, अलग अलग उसका कोई वजूद है। तो सिर्फ हम उसको कंबाइन करके उसको हम सुनते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही था। तो जैसे जहाज है तो उसमें अलग अलग जो है स्वर अलग और व्यंजन अलग करके उनको कंबाइन अलग अलग करके उसको विभाजित किया है। राम को रे, आ, फिर मैं, फिर ए, ऐसे करके जोड़ा जा सकता है। तो ये इसमें बताया गया है। इसमें और चीज़ ये बताई गई है कि जो मूल ध्वनि होती है उसको पृथक पृथक ध्वनि चिन्हों के द्वारा हम चेंज करके अलग से लिखते हैं। जो हम अलग अलग करके लिखते हैं उसको हम वर्ण बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी में जो वर्ण होते हैं, जैसे हमने राम लिखा, हिंदी में भी राम ही बोला जाएगा, इंग्लिश में भी राम ही बोला जाएगा, लेकिन जब हम उनको लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में तो उनके वर्ण जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो ध्वनि में भेद नहीं है, लेकिन लिखने के वर्ण में जो है वो चेंजमेंट है। RAM और राम, रे पा की मात्रा रा और मैं राम। तो ध्वनि में कोई भेद नहीं है, लेकिन लिखने के वर्ण में जो है भेद है। तो वर्ण जो होता है वो उच्चारित ध्वनि का एक लिखित रूप होता है। जैसे हमने कै बोला, ए बोला, ले बोला, ये सब क्या है, लिखित रूप है। लेकिन कलम उन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये एक लिखित रूप है वर्ण जो होता है। ठीक है। वर्ण जो होते हैं बहुत कम होते हैं, जैसे कै, खे, गे, घे, ए, आ, ई। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं, शब्द जो होते हैं वो बहुत होते हैं, हजारों, लाखों। तो छोटे से वर्णों को मिला मिला के हम बहुत सारे शब्दों को जो है बनाते हैं। तो शब्द जो है असीमित है, लेकिन वर्ण जो है वर्णमाला के वो सीमित है। अब हम बताना चाहेंगे कि इसमें बताया गया है कि कहीं पे वर्ण जो है, चलो आगे है, इसमें वर्ण की परिभाषा दे देते हैं। जो वर्ण हैं 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये 11 है। 11 और ए और एह मिला के 13 हो गए। 13 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। ये 33 व्यंजन हो गए। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं? यहाँ तो 52 दिया है, अभी आगे बताएंगे हम। तो
स्वर्ण और स्वर्ण अभी इसमें बताया गया है कि स्वर्ण क्या होते हैं। स्वर्ण जो होते हैं बिना हमारी जो हवा है वो बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है। उसमें फालतू की चीज़ें, कोई भी जीभ, होठ, दांत, ऊपर वाला जबड़ा, कंठ, ऐसा कुछ भी जो है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कै, खे, गे, तो उसमें हवा विदाउट रुकावट के जो है बाहर चली जाती है। लेकिन वर्ण में क्या होता है, जीभ या किसी और चीज़ों के द्वारा, दांतों, होठों, इन सब के द्वारा उनको रोका जाता है, रुकावट पैदा होती है उससे उनको जो है तो वर्ण बोलते हैं। तो स्वरों की विशेषताएं इसमें दिया होगा, ये है स्वरों की विशेषताएं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, पहली बात, बिना किसी के बोले जाते हैं। जैसे व्यंजन होते हैं उसमें, जैसे कै है, कै और ए दो मिला के मिलते हैं। स्वर के बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते, लेकिन स्वर वो इंडिपेंडेंट है, खुद की उनकी आवाज़ होती है। उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता, अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती किसी की भी, खुद की उनकी आवाज़ होती है। देर तक किया जा सकता है। जो है ए थोड़ा साउंड ज़्यादा है, कै इतना नहीं होता, तो इसका उच्चारण थोड़ा देर तक किया जा सकता है। वही जो है व्यंजनों के, व्यंजन जो होते हैं इन्हीं की सहायता से बोलते हैं, तो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ठीक है, और इनकी जो ध्वनि होती है वो मुख के अंदर गूंजती रहती है, कै थोड़ा अंदर साउंड जो है गूंजता है। तो ये बताया गया है इसके अंदर। तो इसमें जो हलंत जो है, व्यंजन जो है वो 33 हैं, और हलंत जो है, जो व्यंजन है, अगर वो उनमें सभी में स्वर होते हैं, अगर बिना स्वर के किसी व्यंजन को बोलना पड़ेगा तो वो अर्ध व्यंजन होता है, और उसके नीचे एक हलंत डंडा जैसा लगाया जाता है, इसमें दिया होगा नीचे। हाँ, तो उसमें क्या हो, ऐसे हलंत लगाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, अर्ध व्यंजन बोलेंगे। पूरा नहीं है, हलंत लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो और इसमें जो है मुख में जो है थोड़ा सा जो उसका आगे का भाग है वो जल्दी बोल दिया जाता है, कै वाला, और ए थोड़ा कै, ऐसे ए वाला जो लास्ट वाला हिस्सा है इसका व्यंजन का, वो थोड़ा देर लेता है। अब व्यंजनों की विशेषताएं बताते हैं। व्यंजन जो है ये स्वयं उच्चारित नहीं होते, स्वर की सहायता से इनको उच्चारित किया जाता है। इनकी जब बोलते हैं तो उनकी वायु मार्ग में थोड़ा रुकावट पैदा होती है। ये जो वायु की जो अगाध गति है वो नहीं निकलती, जो नेचुरल गति है, और ये कई अवयवों पे निर्भर करती है। कई अवयव जैसे कंठ हो गया, होठ हो गया, जबड़ा हो गया, दांत हो गया, होठ हो गए, इनके जो है सहायता से अलग अलग वर्ड जो है, साउंड जो है अवरोध करके उनको चेंज करके निकाला जाता है। तो उच्चारण की सहायता से बोले जाते हैं। जो उत्तरांश बोल रहा था, जो बाद का हिस्सा होता है, वो थोड़ा साउंड ज़्यादा लेता है, जैसे कै और ए, अंत में जो है वो ध्वनि ज़्यादा लेती है। यही बताया जो मैंने बता दिया है। अब मैंने बताया कि पहले 13 है और 13 है, तो 46 हुए, बाकी कहाँ गए, तो 46 हो गए। तो इसमें जो 4 हैं, इसमें जो 4 होते हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं। ये रे ले वैसे संयुक्ताक्षर 4 हो गए, और द्विभुज जो हो गए व्यंजन डे और ढे वो 2 हो गए, तो उनको मिला के तब 53 होता है। 52 हो गया। 52 कैसे हो गए, 11 तो ए से लेके ए तक हो गए। एह और एह विसर्ग जो है, अनुस्वर और विसर्ग, इनको मिला के 13 हो गए, और 33 हुए, तो टोटल 46 हो गए। 6 कहाँ पे रह गए, 6 में जो हो गया ये दिखाया गया है संयुक्त जो व्यंजन है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय मिला के, और 2 द्विगुण व्यंजन डे और ढे मिला के, तब जो है 52 जो होते वर्णमाला के अंदर होता है। अब ध्वनि की उत्पत्ति के स्थान, ये थोड़ा पूछ सकता है, इसमें 2-4 ध्वनि आपको आनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो हमारा मुख है, कुछ वर्ड जो हमारे नाक की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ होठों की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ ऊपर वाला जबड़ा स्थिर रहता है मैक्सिमम, नीचे वाले जबड़े की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ की, और ये मुख द्वार जो है और वायु नली जो है इसके साथ सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से हो गया, भोजन नलिका हो गया, स्वर तंत्र हो गए, स्वर तंत्र मुख हो गया, स्वर तंत्रिका होगी, आभिका कल हो गया, नासिका विवर हो गया, नाक वाला हिस्सा, मुख वियर हो गया, मुख वाला, अलिजीवा, जीवा को कई तरीके से होता है, पीछे वाली जीभ, बीच वाली जीभ, आगे वाली जीभ। ठीक है, कंठ, कोमल, मुर्दा, मसूड़ा, मुर्दा मसूड़ा होते जो, कठोर, वृतस्य, दांत, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, जीवा के मध्य भाग, जीवा नोक, जीवा के आगे वाला हिस्सा, जीवाग्र, जीवा पाश्च, जीवा का पिछला वाला हिस्सा। तो इन तरीके से जो है हमारे जो वर्ड हैं वो बोले जाते हैं। इसमें से थोड़ा सा यहाँ से आपको पढ़ना है। इसमें जो है इनके उच्चारणों के स्थान से बहुत ही
इसमें जो मुख्य अवयव है उच्चारण का जो स्टार्ट है, सांस में जो मुंह में जो हम हवा लेते हैं उसको रुकावट करते हैं, उसमें विकार पैदा करते हैं, उसी विकार से जो है शब्दों का उच्चारण चेंज होता है। ठीक है, तो जिह्वा जो है उस जिह्वा की सहायता से भी उसको जो है हम वर्डों को चेंज करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, दृष्टि से ऊपरी जबड़ा जो है अचल रहता है, स्थिर रहता है, ना वो हिलता है ना डुलता है। लेकिन ऊपर के जो हिस्सा है, ओठ, ऊपरी दांत, वृत्तस्य, दंत मूल, कठोर तालु, ये हार्ड वर्ड है, आप थोड़ा कंठ, स्वर तंत्र, ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो नीचे ऊपर का हिस्सा मिलके जो है और हवा में जो रुकावट पैदा करते हैं, उच्चारण उसी की वजह से जो है संभव होता है। ठीक है, जिह्वा जो है कई तरीके से हवा को जो है चेंज करता है, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, तो जिससे जो है हमारा साउंड बदलता रहता है और उससे हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। तो उच्चारणों के स्थान के आधार पर वर्णों का विवरण। उच्चारणों के स्थान का मतलब है उच्चारण का स्थान, ध्वनि की उत्पत्ति मतलब उच्चारण का स्थान जो ऊपर बताया गया है। तो इसमें जो है कंठ, इसमें बताया वर्णों का जो हम रुकावट पैदा करते हैं कंठ से, मुर्दा से, तालु से, ओष्ठ, होठ से, नाक से, तो उनके आधार पर ही उसका नाम रखा गया है। जिससे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, 2-4 आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, यानी कि उच्चारण के आधार पर बताइए। कंठ तलव्य, कंठ और तलव्य मिलके, तो इसमें जैसे ये बताया स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी होता है, जो स्वर जैसे स्वर बोले जाते हैं ऐसे ही ये इसको बोला जाता है, इसमें कुछ रुकावट नहीं होती इतनी। तो ये हो गया स्वर यंत्र मुखी। कंठ जो है ए, आ, एर, एह, कै, खे, गे, घे, ये को मिला के होती है। इसका जो उच्चारण है जीव के अवरोध से होता है और पिछला वाला हिस्सा इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तालव्य, इसमें ई, च, छ, ज, झ, ये और श भी शामिल है। तो इसको तालव्य तालु की मदद से होता है। तालु और जो है जीवा मतलब जीव के स्पर्श से बोले जाते हैं, जैसे च, तो जीव लगती है उसके साथ, च, छ, ज, झ। ठीक है, तो ये हो गया मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्ध्य कहे जाते हैं। ये मूर्ध्य पर जीवा का स्पर्श होता है, जीव का थोड़ा सा, जिसमें री का ऋषि आता है, री। ठीक है, और टे, ठे, डे, ढे, ने, रे और श भी शामिल है। ठीक है, अंतस्थ में टे और रे और उष्म व्यंजन में श शामिल है। ठीक है, ओष्ठ, होठ की सहायता से जो बोले जाते हैं। ऊ, इसमें देखो होठों की बनावट होती है, पै, फै, बै, भै और मै। ठीक है, तो ये ओष्ठ्य हो गए। दंत जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं और जीवा उन पे लगता है, तो इसमें पूरा तैवर्ग है, तैवर्ग और लय तथा श शामिल है। ठीक है, वार्तस्य यानी कि मशूड़े और जीभ आपस में मिलने के साथ बनते हैं। लय, से, रे ये इसमें शामिल है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि नय को भी वर्तस्य में शामिल किया जाए। कंठ तलव्य, कंठ और तलव्य दोनों को मिला के वो बोले जाते हैं, ए उसमें शामिल है। और कोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठ गले वाला हिस्सा और होठ दोनों के उससे संभव हुआ है। इस श्रेणी में ओ और ओ स्वर शामिल है। ठीक है, दंतोष्ठ्य, दंत और होठों, नीचे का होठों का जो हिस्सा है दोनों मिलके बोलते हैं, तो इसलिए इसको दंतोष्ठ्य कहते हैं। इसमें वह शामिल है और फै शामिल है। ठीक है, अनुनासिका जो नाक से बोले जाते हैं, एह जिसके अंदर है, और डे, ने, ने और में शामिल है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, कंठे, तालव्य, ओष्ठ्य, मधुर्य, कंठे, तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंत्य, वर्तस्य, दंतोष्ठ्य। तो ये सब चीज़ें बस यहाँ तक था ये। तो इसको ये वर्ड थोड़े से अगर जो आपको याद रहने वाले हैं उस तरीके के याद रख लेना, पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लिए 10-15 दिए हुए हैं, अगर आप 5-7 भी करते हैं और एग्ज़ाम में लिख देते हो तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और दूसरा जो है ये ध्वनि की उत्पत्ति कैसी है, इसमें सब नहीं लिख सकते तो कम से कम नाक से, गले के इस हिस्से से, दांतों से, होठों से ऊपरा जबड़ा जो है फिक्स होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, जीभ का अगले वाला हिस्सा, जीभ का पिछले वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, उसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ज़्यादा हार्ड वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसमें ये रख लेना कि 13 और 33 46 हो गए, फिर 6 कम पड़ गए। 6 में जो है 4 संयुक्ताक्षर हो गए और 2 हो गए द्विव्यंजन, डे और ढे, तो तब जाके 52 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। तो ये चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, तो इसको
थोड़ा सा मैंने आपको ओवर ब्रीफ कर दिया है। तो मैंने बहुत मेहनत किया है, इसको पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ, फिर भूल गया, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो कितनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। प्लीज़ यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, ये पता चलता है, और हम अगली वीडियो के हिसाब से थोड़ा जल्दी लेके आएंगे। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और यहाँ पे इग्नू की और भी जो है एग्ज़ाम के टाइम पे और भी अच्छे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियो बनाई जाएंगी ताकि आपको मिले। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।